जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री की स्पेशल साइंस क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवेज की तरफ से यानी कि आरआरबी के थ्रू बहुत सारे एग्जाम्स अभी हाल में होने वाले हैं। जैसे एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी है, एएलपी और टेक्नीशियन का मेंस भी बहुत ही जल्दी होने वाला है। तो ये सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो आपको साइंस का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रेलवेज के जो एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें साइंस का वेटेज अच्छा रहता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री ने साइंस की स्पेशल क्लासेस अरेंज की है, जिसमें मैं सिलेबस में जितने भी टॉपिक वाइज जो चैप्टर है वो मैं डिटेल में लेकर आ रही हूँ। साथ में आपको इन सब के PYQs भी मिलेंगे। ठीक है, रेलवेज की तरफ से, आरआरबी की तरफ से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी मैं टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर, जिसमें मैंने एलिमेंट्स यानी कि तत्व के बारे में बताया था। तत्व टोटल 118 होते हैं, जिसमें से कुछ है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड यानी कि धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, फिर हमने मेटल के बारे में डिस्कशन किया था। मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज में लेकर आई थी। ठीक है, तो मेटल के प्रॉपर्टीज में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने देखा था कि मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। ठीक है, मतलब ठोस होते हैं। दूसरा हमने देखा था कि मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, मतलब अच्छा सुचालक है एक। फिर तीसरा प्रॉपर्टी जो है वो हमने देखा था कि मेटल्स जो है वो मेलिएबल होते हैं, यानी कि एक छोटे से पीस ऑफ मेटल को एक शीट में, ठीक है, एक चादर में, एक पतली सी चादर में बदला जा सकता है। ठीक है, तो ये सब हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था। आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल में। आज अब मैं बताने जा रही हूँ इसके चौथे प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो चौथा प्रॉपर्टी या विशेषता क्या है मेटल का? तो है मेटल्स आर डक्टाइल। ठीक है, मेटल्स आर डक्टाइल। अब ये डक्टाइल का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो डक्टाइल का मतलब ये हुआ कि मान लो अगर आप एक छोटे से पीस ऑफ मेटल लिए हो और इसे फोर्स अप्लाई कर कर, इसमें अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे किसी भी तरह से और इसे आप एक पतले वायर में चेंज कर दे रहे हो, ठीक है, पतले वायर में, या कह सकते हैं कि पतले तार में चेंज कर दे रहे हो, तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टाइल। ठीक है, डक्टाइल मतलब क्या हो गया? तन्य। ठीक है, तन्य। तो मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, यानी कि जो धातु है वो तन्य होते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स। ठीक है, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स, या हम कह सकते हैं कि इसे पतले तारों में बदला जा सकता है। ठीक है, पतले तारों में बदला जा सकता है। ठीक है, अब देखो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमने अभी देखा था इससे पहले वाली वीडियो में कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो आप देखे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स होते हैं, जो तार होते हैं, ठीक है, वो किससे बने होते हैं? मेटल से ही बने होते हैं। मतलब अगर मेटल गुड कंडक्टर है तो साथ में उसे डक्टाइल होना भी जरूरी है, तभी तो हम उसके तार बना सकते हैं और फिर उस पर इलेक्ट्रिसिटी जो है, करंट है, वो रन कर सकता है। ठीक है, तो मेटल्स में अगर देखा जाए जितने भी मेटल्स हैं उसमें सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन है? ठीक है, मोस्ट डक्टाइल अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा डक्टाइल यानी कि तन्य धातु कौन सा होगा, तो वो है गोल्ड। ठीक है, यानी कि सोना। सोना जो है वो सबसे मोस्ट डक्टाइल है। ठीक है, और सोने का जो सिंबल होता है वो क्या है? AU। अब देखो आप इससे देखकर कंफ्यूज हो सकते हो कि सोना तो GOLD, गोल्ड ऐसा लिखा हुआ है, तो इसमें AU कहाँ से आ गया? तो ये शब्द आता है ऑरम से। ठीक है, ऑरम क्या है? ऑरम गोल्ड का लैटिन नेम है। ठीक है, ये है लैटिन नेम जिससे हमारा सिंबल आ रहा है AU। ठीक है, तो याद रखना मोस्ट डक्टाइल यानी कि सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक तन्य जो है वो गोल्ड है, सोना है। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे लीस्ट कौन है। ओके, लीस्ट डक्टाइल कौन होगा, मतलब कौन जल्दी वायर में नहीं बदलेगा, तो ये है मेर्क्यूरी। ठीक है, ये है मेर्क्यूरी यानी कि पारा, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था। इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है Hg। ठीक है, तो आपको याद रखना है सबसे कम तन्य कौन होगा, सबसे कम तन्य, तो ये होगा मेर्क्यूरी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, आपको अच्छे से याद रखना है। चलो अब मैं आती हूँ पांचवें प्रॉपर्टी पे, पांचवें विशेषता पे। तो ये है कि मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। ठीक है, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब इनका जो घनत्व है, ठीक है,
घनत्व जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, अब ये है यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा मोस्ट डेंस कौन होगा या सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, अधिक डेंसिटी किसकी होगी, तो ये होता है ऑस्मियम का। ठीक है, ऑस्मियम जिसका सिंबल क्या है, OS है। ठीक है, और सबसे कम यानी कि लीस्ट डेंसिटी किसकी है, लीस्ट डेंस सबसे कम घनत्व किसकी होगी, तो ये होगा लिथियम का। ठीक है, अब लिथियम का ही क्यों है तो मैं बता दूं, लिथियम जो है ना वो सबसे हल्का मेटल है। ठीक है, ये है सबसे हल्का मेटल। ठीक है, सबसे हल्का धातु है ये। आपने देखा होगा जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल जो है, पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला एलिमेंट क्या आता है, हाइड्रोजन, फिर है हीलियम, फिर है लिथियम। ठीक है, उसके बाद फिर बाकी जितने भी 118 एलिमेंट्स जो हैं, 118 जो तत्व है वो सब आते हैं। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम क्या है, ये मेटल नहीं है, और लिथियम जो है ये मेटल है, यानी कि सबसे हल्का धातु है, और ये भी हम कह सकते हैं कि सबसे पहला जो फर्स्ट मेटल है। ठीक है, इसे हम ये भी कहेंगे कि फर्स्ट मेटल इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला मेटल जो होगा वो लिथियम होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, तो ऑस्मियम का है, और सबसे कम घनत्व किसका है, लिथियम का है। साथ में लिथियम सबसे हल्का धातु भी होता है, मतलब वजन में देखा जाए, मास देखा जाए तो सबसे कम मास इसका ही होता है। मेटल्स का बात कर रही हूँ मैं, यानी कि धातु के बारे में बात कर रही हूँ। और साथ में पहला मेटल इन पीरियोडिक टेबल या जो आवर्त सारणी है उसमें सबसे पहला मेटल कौन होगा, तो वो है लिथियम। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट की तरफ मैं बढ़ती हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब ये मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये गलांक है, यानी कि कितने टेम्परेचर पे कोई भी मेटल जो है, मेटल के बारे में हमने क्या पढ़ा था, वो सॉलिड होता है, तो कितने टेम्परेचर पे वो पिघलना स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, कितना टेम्परेचर पे वो गल सकता है। तो मेटल्स की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो काफ़ी हाई होती है, यानी कि बहुत ही अधिक होती है। ठीक है, बहुत ही अधिक इनका गलनांक होता है। ठीक है, मेटल्स का, धातु का। अब इसमें से सबसे ज़्यादा, ठीक है, मोस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो ये है टंगस्टन का। ठीक है, टंगस्टन। अब देखो ये टंगस्टन है क्या। ठीक है, टंगस्टन आपने देखा होगा कि जो बल्ब होती हैं, ठीक है, ऐसे बल्ब जो है, ठीक है, बल्ब में एक ऐसा फिलामेंट बना होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सी धातु का प्रयोग होता है, इसमें टंगस्टन का ही प्रयोग होता है। ठीक है, ये जो ऐसे कॉइल बनी होती है बल्ब के अंदर, ये टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का सिंबल क्या है, टंगस्टन का सिंबल है W। अब फिर से ये जो W है ये कहाँ से आ रहा है, तो इसके लैटिन वर्ड से आ रहा है जिसका नाम है वॉल्फ्रॉम। ठीक है, वॉल्फ्रॉम, ये क्या है, इसका लैटिन नेम है। ठीक है, अब टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है, तो आपको याद रखना है ये 3500 से भी ज्यादा होती है। मतलब 3500 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम टंगस्टन को गर्म करें, उतने हाई टेम्परेचर पर हम इसे गर्म करें, तब जाकर ये पिघलना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो है वो टंगस्टन की है। ठीक है, अब लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसकी है, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसकी है, तो ये है मर्क्यूरी की। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, आपको अच्छे से याद रखना है। क्यों मर्क्यूरी की ये सबसे कम है मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि आपको पता है मर्क्यूरी जो होता है वो लिक्विड है। ठीक है, वो एक तरल पदार्थ है रूम टेम्परेचर पर भी, मतलब रूम टेम्परेचर पे भी वो ऑलरेडी ही लिक्विड है। ठीक है, तो जो मर्क्यूरी है यानी कि पारा है, इसका सिंबल क्या है, Hg, ये सबसे इसका कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। अब आगे बढ़ती हूँ मैं रिएक्टिविटी की तरफ से। ठीक है, रिएक्टिव मतलब सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा। ठीक है, क्रियाशील। अब देखो ये क्रियाशील का मतलब क्या होता है, या रिएक्टिव या रिएक्टिविटी, अगर मैं कहूँ रिएक्टिविटी इन मेटल्स, ठीक है, तो कौन से मेटल को कहेंगे कि वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, बहुत सारे मेटल्स होते हैं, 93 मेटल्स हैं, तो उसमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा। ठीक है, तो ये कैसे पता चलता है, तो एक बात मैं बता दूं, जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल का जो ये एटम है, ठीक है, एटम्स में आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मेटल्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। ठीक है, मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा, मतलब अपने अंदर से वो इलेक्ट्रॉन निकाल कर बाहर दे देगा, किसी और को दे देगा। ठीक है, तो मेटल जब अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर दे देता है तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसमें। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने अलग अलग मेटल्स रखा है, सपोज ABCD, ये 4 मेटल मैंने रखा है, और मैं अगर ये बोल रही हूँ कि सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉन अपने बाहर कौन निकाल रहा है, तो C निकाल रहा है, तो इसका मतलब सबसे रिएक्टिव हो गया C। ठीक है, मतलब आप ऐसे याद रखोगे कि जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है, जो मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो इसी बेसिस पर यहाँ पे बताया जा रही है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा या सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मोस्ट रिएक्टिव जो है या सबसे ज्यादा क्रियाशील जो है वो कौन होगा, वो होगा पोटाशियम। ठीक है, पोटाशियम होगा, जिसका सिंबल क्या है, K। अब देखो ये K कहाँ से आ रहा है, तो K आ रहा है कैलियम वर्ड से। ठीक है, कैलियम इसका लैटिन नेम है। ठीक है, दूसरा जो मोस्ट रिएक्टिव है वो है हमारा सोडियम। ठीक है, सोडियम है नेक्स्ट रिएक्टिव, जिसका सिंबल क्या है, Na भी नाइट्रियम वर्ड से आता है। ठीक है, नाइट्रियम। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो पोटेशियम और सोडियम, ये दोनों सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब सबसे ज्यादा तो पोटेशियम ही है, उसके बाद सोडियम। अब देखो ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ना कि इसे हम खुले हवा में भी नहीं रख सकते, मतलब ऐसे अपने फ्रीली जैसे हम बाकी सारे सब्सटेंस को रखते हैं वैसे नहीं रख सकते। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, एक बॉटल में केरोसिन ऑयल, ठीक है, केरोसिन ऑयल जो है उसके अंदर इन्हें डालकर पोटेशियम या सोडियम को डालकर रखना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स आप याद रखो कि पोटेशियम सोडियम जो है बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। दूसरा पॉइंट याद रखो कि इसे केरोसिन ऑयल में डालकर रखना पड़ता है, क्योंकि ये बाहर निकालने से तुरंत किसी से भी रिएक्ट कर लेंगे। तीसरा याद रखो कि ये दोनों जो है ना, ये सॉफ्ट मेटल्स हैं। ठीक है, सॉफ्ट मेटल्स इतने सॉफ्ट है कि इसे हम चाकू से काट सकते हैं, बटर जैसे बटर को काटते हैं ना चाकू से, नाइफ से, वैसे हम इन दोनों को भी काट सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप याद रखना। चलो अब फिर नेक्स्ट बताती हूँ मैं, लीस्ट रिएक्टिव कौन है। ये तो हमने देख लिया सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, अब लीस्ट कौन है, सबसे कम कौन है लीस्ट रिएक्टिव। तो सबसे कम जो है वो है प्लैटिनम। ठीक है, प्लैटिनम। ठीक है, प्लैटिनम का सिंबल क्या है, PT है। उसके बाद जो है वो है हमारा गोल्ड यानी कि सोना। ठीक है, AU, अभी जस्ट मैंने बताया था AU ऑरम से ये आता है। ठीक है, अब देखो प्लैटिनम और गोल्ड जो है ना वो लीस्ट रिएक्टिव है, मतलब सबसे कम रिएक्टिव है, मतलब वो पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा, हवा के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा, किसी दूसरे सॉल्ट के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा, एसिड बेसिस के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा। इसलिए तो ये जो प्लैटिनम और गोल्ड है इन सब के ज्वेलरीज बनते हैं। ठीक है, इसी वजह से इनके ज्वेलरी बनते हैं, इसलिए बनते हैं ताकि ये हमारे स्किन से रिएक्ट ना करें। ठीक है, मतलब हम जो भी ऑर्नामेंट्स, जो भी गहने पहनते हैं, ठीक है, गोल्ड के बने होते हैं, तो वो हमारे बॉडी से रिएक्ट नहीं करता। क्यों, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, होप आपको ये सब कुछ समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आती हूँ, मतलब जो हमारा 8th पॉइंट है कि सबसे अधिक पृथ्वी पे पाया कौन सा जाता है मेटल। ठीक है, सबसे अधिक, तो मोस्ट एबंडेंट। ठीक है, मोस्ट एबंडेंट मेटल। ठीक है, ऑन अर्थ, ये भी याद रखना कहाँ पूछा जा रहा है, ऑन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, ऑन अर्थ क्रस्ट मतलब अर्थ के, पृथ्वी के सतह पर। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मिलने वाला धातु ये कौन सा होगा। ठीक है, याद रखना अच्छे से, ये कौन सा होगा, तो ये है एल्यूमिनियम। ठीक है, ये क्या है, ये है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो ये है आयरन। ठीक है, इसका सिंबल क्या है, Fe। ठीक है, अब एल्यूमिनियम जो है वो पृथ्वी पर कितने % में प्रेजेंट है, तो ये लगभग 8% एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, और जो आयरन है, लोहा है, ये 5% है। ठीक है, तो मोस्ट अबंडेंट यानी कि पृथ्वी के सतह पर सबसे ज्यादा मिलने वाला धातु कौन सा है, तो ये हो गया एल्यूमिनियम, और दूसरा होगा आयरन। आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, मैं बताती हूँ यहाँ पे आयरन के बारे में। ठीक है, आयरन यानी कि लोहे के बारे में। ठीक है, लोहा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आयरन है ना उसका सिंबल क्या है। ठीक है, आयरन का सिंबल क्या है, आयरन का सिंबल है Fe। अब ये जो Fe है ये कहाँ से आया है, Fe आया है फेरम शब्द से। ठीक है, फेरम, फेरम क्या है, ये है लैटिन नेम, लैटिन
भाषा में लोहे को फेरम कहते हैं, ठीक है, ये लैटिन नेम है फेरम, यहीं से आ गया Fe। अब आयरन के दो अलग अलग आयंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है, मतलब जो चार्ज पार्टिकल, तो दो आयंस होते हैं, एक होता है Fe2+ और दूसरा होता है Fe3+, ठीक है। Fe2+ को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फेरस, और Fe3+ को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फेरिक, ठीक है। मतलब अगर कम है तो OUS, अगर ज़्यादा वैलेंसी है तो IC, ठीक है। तो यहीं से अब हमें इसकी वैलेंसी भी मिल जा रही है। वैलेंसी क्या है, तो एक अगर Fe2+ है तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी +2, और अगर Fe3+ है तो इसकी वैलेंसी हो जाती है +3, ठीक है। अब बताती हूँ मैं कि आयरन कहाँ कहाँ हमें मिलता है, ठीक है। तो आयरन हमारे ब्लड के हेमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन इन ब्लड, ठीक है। ब्लड के जो हेमोग्लोबिन है उसमें ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं आयरन के बारे में बता दूं कि आयरन में रस्टिंग होती है, ठीक है, रस्टिंग होती है। रस्टिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आपने देखा होगा जंग लगना, ठीक है, जिसे हम कहते हैं जंग लगना, ठीक है। जैसे मान लो अगर ये लोहे का कोई सामान है और इसे अगर कुछ दिन के लिए, जैसे अगर कोई दरवाजे खिड़कियां अगर हम लोहे का बनाते हैं, ठीक है, तो अगर उसमें पेंट नहीं लगाया जाए, उसमें पेंट अगर नहीं चढ़ाया जाए, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, उसमें रेडिश ब्राउन कलर के, ठीक है, मतलब एक देखा जा सकता है भूरे रंग का, ठीक है, एक उस पर ऐसे परत लगने लगता है, ठीक है, एक परत लगने लगेगा, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रस्ट, ठीक है। रस्ट मतलब इसे ही हम कहेंगे जंग, ठीक है। अब आयरन में ये ऐसा क्यों हो जा रहा है, ठीक है, आयरन में ये जो रस्टिंग होती है ये कैसे हो रही है, तो मैं बता दूं पहले, जो आयरन है वो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ एटमॉस्फेयर में, ठीक है, हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसके साथ और साथ में पानी के साथ रिएक्ट करता है और ये फॉर्म करता है Fe2O3.XH2O, ठीक है, जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अच्छे से याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड ये क्या है, यही है रस्ट, ठीक है, यही है रस्ट का फॉर्मूला, यही है जंग, ठीक है। इसका रंग आप याद रखना, इसका रंग होता है रेडिश ब्राउन, ठीक है, रेडिश ब्राउन। अब ये जो रस्टिंग प्रोसेस है ये किस टाइप की प्रोसेस है, ये एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, मतलब एक रासायनिक अभिक्रिया है ये, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने होंगे। फिर से मैं बता रही हूँ, रस्टिंग जो है, जंग लगना है, ये एक केमिकल प्रोसेस है या ये एक रासायनिक क्रिया है, ये कहा जा सकता है। इसका जो रिएक्शन है वो क्या है, आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिलकर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है Fe2O3.HX2O, ठीक है। इसका रंग क्या होगा, तो इसका रंग होगा रेडिश ब्राउन, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बताती हूँ कि ये जो आयरन है ये कितने तरह के होते हैं, ठीक है। लोहे के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, लोहे के 3 प्रकार होते हैं, या इसके 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से हो जाएगा, एक हो गया कास्ट आयरन, ठीक है, दूसरा होता है पिग आयरन और तीसरा होता है राउट आयरन, ठीक है। तो इसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी की आयरन कौन सी है, इसमें सबसे बेस्ट होता है ये राउट आयरन, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी, सबसे मतलब जो गुणवत्ता कह सकते हैं, उत्तम गुणवत्ता का ये होता है। तो बेस्ट क्वालिटी जो है ये इस राउट आयरन की होती है, मतलब इसमें लगभग 99% प्योर आयरन होता है ये, ठीक है। तो ये आयरन के 3 प्रकार हो गए। उसके बाद मैं बात करूं लोहे के 3 अस्यक के बारे में, यानी कि आयरन ओर के बारे में, ठीक है, आयरन ओर से हम क्या कहेंगे, लोहे का अस्यक, ठीक है। तो अब लोहे के 4 आयरन ओर के बारे में मैं बता रही हूँ, ठीक है, कौन कौन से ये ओर है। सबसे पहला है मैग्नेटाइट, फिर है हेमेटाइट, फिर है लिमोनाइट और नेक्स्ट है सीडराइट, ठीक है। तो इन सब ये जो ओर होते हैं इनसे ही आयरन को, लोहे को निकाला जाता है। इन सब का फॉर्मूला मैं बता दूं क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि इनका फॉर्मूला क्या है, इनका केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो मैग्नेटाइट का है Fe3O4, ठीक है, हेमेटाइट का है Fe2O3,
3 लिमोनाइट का होगा FeOOH NH2O, ठीक है, और फिर सीडराइट का है FeCO3, ठीक है। अब इनमें से ये जो हेमाटाइट है ना, ये कौन से रंग का होता है, तो ये जनरली रेड कलर का होता है, ये लाल रंग का होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं गैल्वेनाइजेशन के बारे में, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, ठीक है। तो ये गैल्वेनाइजेशन क्या है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा रिएक्शन है, कह सकते हैं, रिएक्शन नहीं, एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, डिपिंग प्रोसेस कहते हैं हम इसे, डिपिंग प्रोसेस, जिसमें क्या किया जाता है, ये जो जिंक है, ठीक है, जिंक यानी कि जो जस्ता है, जस्ते को पिघला कर, मतलब जो मोल्टन है, जो पिघला हुआ जस्ता है, उसके अंदर डाला जाता है आयरन का कोई भी सामान, ठीक है, लोहे का कोई भी सामान। अब क्या होगा, ये जो जिंक है इसकी परत इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है, इसके ऊपर जिंक की परत आ जाएगी, यानी कि जस्ते की परत आ जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, ठीक है। अब ये क्या होगा यहाँ पे, इसे हम, ये भी आप याद रखना, ये किस प्रोसेस से होता है, तो ये डिपिंग प्रोसेस से होता है, ठीक है। डिपिंग मतलब जो पिघला हुआ जस्ता है, जो पिघला हुआ जिंक है, उसमें हम आयरन को, लोहे को डालते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखना कि ये जो गैल्वेनाइजेशन वर्ड है, ये जिंक से ही रिलेटेड है, मतलब कहीं पे भी अगर गैल्वेनाइजेशन आता है ये शब्द, तो याद रखना इसमें जिंक, पिघले हुए जिंक को ही डुबोने, मतलब उसके अंदर ही किसी दूसरे धातु के सामान को डुबोने से ही उसकी गैल्वेनाइजेशन होती है, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन में ये Z लेटर है, उससे याद रखना Zn यानी कि जिंक। अब आगे बढ़ती हूँ मैं, एल्यूमिनियम के बारे में बताती हूँ, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम जिसका सिंबल क्या है, जिसका सिंबल है Al, ठीक है। ये धरती पर कितना मौजूद है, तो ये 8% एल्यूमिनियम हमारे अर्थ के क्रस्ट में, ठीक है, पृथ्वी पर प्रेजेंट होता है। अब मैं बता दूं एल्यूमिनियम के ओर के बारे में, ठीक है, ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का ओर कौन सा है, तो ये है बॉक्साइट, ठीक है, जिससे सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम हमें बॉक्साइट से ही मिलता है। इसका फॉर्मूला याद रखना Al2O3, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में बता दूं कि एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का इस्तेमाल हम करते हैं पैकिंग और डेकोरेशन में, ठीक है, पैकिंग और डेकोरेशन, पैकिंग और डेकोरेशन करते हैं किस तरह से, इन द फॉर्म ऑफ फॉइल, ठीक है, फॉइल, फॉइल समझते हो ना, जो एल्यूमिनियम की फॉइल आती है जिससे हम पैक करते हैं, ठीक है, किसी खाने की चीज़ों को पैक करते हैं या खाने की चीज़ों को डेकोरेट भी करते हैं, ठीक है। तो ये फॉइल जो होता है एल्यूमिनियम फॉइल, इसे खाने के सामान को सजाते हैं या पैकिंग के लिए ये काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो एल्यूमिनियम है ये काफ़ी लाइट मेटल है, ठीक है, ये काफ़ी लाइट मेटल है, यानी कि ये एक हल्का धातु है, ठीक है, जिस वजह से ही एरोप्लेन्स इससे बनाए जाते हैं, ठीक है। जो एरोप्लेन्स हैं, ठीक है, एरोप्लेन की जो बॉडी है वो किससे बनाई जाती है, वो एल्यूमिनियम से बनाई जाती है, ठीक है। और कौन से एल्यूमिनियम के कौन से ओर से, तो और नहीं, एलॉय से, ड्यूराल्यूमिन से, ठीक है। ड्यूराल्यूमिन ये एलॉय है जिसमें एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है और इसी से एरोप्लेन की जो बॉडी है वो बनाई जाती है, ठीक है। और क्यों एल्यूमिनियम को ही चूज किया गया, क्योंकि ये एक बहुत ही हल्का धातु है, ठीक है, इसलिए। अगला पॉइंट है कि इसे हम मेडिसिन कवर, ठीक है, जो दवाइयाँ हमारी होती है, ठीक है, दवाई के कवर बनाने में, दवाई के कवर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा ना, जो टैबलेट्स होते हैं या जो टैबलेट्स हमारे होते हैं, या इवन जो ऑइंटमेंट मतलब मरहम होती है, ठीक है, उसे एक ट्यूब में, एल्यूमिनियम के ट्यूब में ऐसे डाला जाता है, ठीक है, ताकि वो ऐसे निकल जाए। या जो टैबलेट्स हैं, ठीक है, कैप्सूल है, वो सब एल्यूमिनियम के कवर, उसके फॉइल से बनाया जाता है इनका कवर, ठीक है। अगला पॉइंट है रस्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम, रस्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम। अब देखो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्यों इंटरेस्टिंग है? रस्टिंग जो प्रोसेस है वो क्या करता है, रस्टिंग प्रोसेस किसी भी मेटल को धीरे धीरे खत्म करने लगता है, वो उसे कमज़ोर बनाने लगता है, ठीक है। रस्टिंग प्रोसेस यही है, क्या करेगा, कमज़ोर बनाने लगेगा, ठीक है। किसे कमज़ोर बनाएगा, तो ये किसी भी मेटल को ये कमज़ोर बना देगा। जैसे आयरन में अगर जंग लगने लगा तो क्या होगा, वो ख़राब हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, टूट जाएगा कुछ समय के बाद। लेकिन
एल्यूमिनियम में अगर रस्टिंग हो जाए तो ये इसका जो एक्शन है ये उल्टा होता है, मतलब रस्ट जो है एल्यूमिनियम का रस्ट, ठीक है, रस्ट ऑफ एल्यूमिनियम ये क्या करता है, एल्यूमिनियम की प्रोटेक्शन करता है, ठीक है, ये प्रोटेक्शन करता है। जैसे हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट पेपर है तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, लेमिनेशन करवा देते हैं, ठीक है, इसे हम लेमिनेट करवा देते हैं, क्यों, ताकि ये फट ना जाए, ठीक है, ये मुड़ ना जाए, इसलिए अच्छे से रहे, तो सेफ रहे। तो सेम ऐसे ही हो गया, कोई भी एल्यूमिनियम की चीज़ है उसके ऊपर क्या होगा, अगर उसकी रस्टिंग हो रही है मतलब समझो कि ये एक प्रोटेक्शन है, ये एक प्रोटेक्टिव परत के जैसा काम करता है, ठीक है। तो याद रखना जो एल्यूमिनियम की का जंग है वो क्या करेगा, एल्यूमिनियम को बचा कर रखता है, ठीक है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। अब रस्ट ऑफ एल्यूमिनियम का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, तो याद रखना रस्ट ऑफ एल्यूमिनियम जो है इसका फॉर्मूला है Al2O3, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहेंगे हम इसे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो चलो एट लास्ट आपके लिए एक क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो, नेम द मेटल विच ऑक्साइड layer protects it from rusting, ठीक है, मतलब एक मेटल का नाम बताओ जिसका रस्ट जो होता है, ठीक है, जिसका एक लेयर जो फॉर्म होता है उसका ऑक्साइड, वो उसे और ज्यादा रस्ट होने से बचाता है, ठीक है, वो उसे कमजोर होने से बचाता है, ठीक है। तो इसका नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। तो ये हमारा जो मेटल्स टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया, धातु कंप्लीट हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको नॉन मेटल के बारे में बताऊंगी, उसकी प्रॉपर्टीज, और फिर हम बहुत सारे PYQs भी करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को। धन्यवाद।